नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड। मित्रों, आज हम देखेंगे इस वीडियो में हिंदी की जो शिक्षण विधियां हैं उनके 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, कैसे तो देखिए, भी कुछ प्रश्न हल करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा, आप खुद अपना मूल्यांकन कर सकते हो। प्रश्न संख्या 1 है, बालक में भाषा का जन्म किस सोपान के द्वारा होता है? जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास या उपयुक्त सभी। मित्रों, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, ज़्यादा बालक यहाँ पे चूज करेंगे इस विकल्प को, इस विकल्प का चयन करेंगे उपयुक्त सभी, लेकिन यह विकल्प गलत होगा मित्रों। क्यों? तो देखो, एक चीज़ समझाऊंगा आपको मैं, बहुत ही कीमती चीज़ है वो। अगर बात आए मित्रों, जो भाषा उपगम के तत्व होते हैं, ये भाषा सीखने के जो उपगम है ना, उसका तत्व होते हैं जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास, तीनों के तीनों। ठीक है, अगर पूछे तीनों के तीनों क्या है, भाषा उपगम यानी कि भाषा सीखने के उपगम, या कह सकते हैं भाषा सीखने के महत्वपूर्ण तत्व सोपान है 3, जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास। इसके अलावा जो तत्परता या परिपक्वता भी होती है। तो जिज्ञासा की बात करेंगे, जब जिज्ञासा होगी बालक में, भाषा का जन्म, यानी कि बालक में जिज्ञासा होगी कि मैं नए विचारों को, नए शब्दों को जानूं। इसका मतलब है कि भाषा का भाई जन्म इस सोपान के द्वारा होता है, जिज्ञासा। ठीक है, तो इसका उत्तर ये रहेगा। अनुकरण की बात करूं तो ये आ जाता है भाषा उपगम में भाषा सीखने का साधन के रूप में। भाषा सीखने का पूछे, यहाँ प्रश्न घुमा के दे दिया जाए, भाषा सीखने का महत्वपूर्ण साधन, तो कौन सा हो जाएगा? अनुकरण हो जाएगा। ठीक है, अभ्यास की बात करूं, ये तो आ गया भाषा का जन्म में जिज्ञासा। ठीक है, अनुकरण, भाषा सीखने का महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? अनुकरण। ठीक है, और जो मित्रों अभ्यास होता है वो क्या होता है? तो देखो, ये भाषा शिक्षण के उपगम कह सकते हैं इनको, या भाषा सीखने के उपगम कह सकते हैं। जिज्ञासा में भाषा का जन्म आ गया है ना, और बालक में भाषा जन्म किस सोपान के द्वारा होता है, ऐसा प्रश्न पूछ लिया, जिज्ञासा कर देना। बालक में भाषा सीखने का महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? अनुकरण है। और मित्रों, एक जो अभ्यास होता है, इसका आपको मैं, यानी कि इसका जो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। ठीक है, क्योंकि मित्रों मैं नहीं बताऊंगा, मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि एक चीज़ नई चीज़ नहीं है ये। आप जब हिंदी में सामान्य बुक बता, तो आपको जो लक्ष्य गाइड खोलोगे ना मित्रों, उस लक्ष्य गाइड में जो नई, मतलब कि लक्ष्य गाइड में जैसे हिंदी शिक्षण वीडियो का टॉपिक शुरू होगा, वहीं पे भाषा आ रही है, तो उस भाषा में ये चीज़ें दे रखी है ना। तो इन दो चीज़ों का मैंने बता दिया, तो फिर आप क्या बताओगे भाई, है ना? आपने इतने दिन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, आप कितनी तैयारी है, या फिर जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आ रही है तो सब गोलमाल है, क्या है? तो देखो, अभ्यास क्या काम आता है, कमेंट जरूर करना भाई। उपयुक्त सभी नहीं होगा, ये मैंने बता दिया, अनुकरण मैंने बता दिया, जिज्ञासा मैंने बता दिया, आपको अभ्यास कमेंट करना है ना। ये आपका आज का प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प नंबर 1 सही रहेगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है, संश्लेषण विधि में शिक्षण की प्रक्रिया होती है। अच्छा प्रश्न है मित्रों, संश्लेषण विधि, इसमें शिक्षण की प्रक्रिया होती क्या है? तो आपको पता है संश्लेषण में होता है क्या? संश्लेषण में किसी चीज को एकत्रित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, टुकड़ों में बटी इकट्ठा होता है ना। तो टुकड़ों में बटी करना, तो देखो, वर्ण यानी कि पहले छोटी इकाई, फिर उससे जो बनेगी यानी कि शब्द होगी, और फिर उससे भी बड़ी चीज होगी वाक्य। तो यही तो होता है, यानी कि ये पहले अंश है, फिर अंश अंश से जोड़कर फिर चीज क्या हो गई? पूर्ण हो गई। यानी कि अंश से पूर्ण की ओर कौन सी विधि चलती है? संश्लेषण विधि। जबकि वाक्य, शब्द, वर्ण, ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा मित्रों विश्लेषण विधि में। ठीक है, यानी कि पूर्ण से अंश, बाकी दो विकल्प बिल्कुल नहीं होंगे। विकल्प 1 सही उत्तर है प्रश्न संख्या 2 में। आगे बढ़ते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 3 पर। प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रोजेक्ट विधि, प्रयोजन विधि कह सकता हूँ। पूछे ये किसके विचारों की देन है? याद रखना मोस्ट है, अगर वहां पे अलग अलग विकल्प दे दे, दर्शन शास्त्रियों की देन है भाई। आपने एक प्रश्न साइको में अधिकतर पढ़ा होगा, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? वॉटसन, वुडवर्थ, विलियम मैकडूगल या जॉन डीवी। तो आप वहां देखा होगा जॉन डीवी मनोवैज्ञानिक नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये फिर है क्या भाई? तो ये दर्शन शास्त्री है, याद रखना, प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री जॉन डीवी।
यही तो थे भाई प्रोजेक्ट विधि वाले, है ना, प्रयोजना विधि। इसमें शिक्षा कैसे प्रदान की जाती है? सैद्धांतिक शिक्षा बिल्कुल नहीं, बेसिक शिक्षा ये तो गांधी जी ने दी, नैतिक शिक्षा ये भी नहीं होगी। यहाँ होगी जीवन में जो उपयोगी शिक्षा। यानी देखो प्रोजेक्ट विधि जो प्रयोजन होती है समस्या समाधान, दोनों में क्या होता है, वास्तविक समस्या दी जाती है, ठीक है, उसका बालक क्या करते हैं, समाधान निकालते हैं। तो जीवन में जो उपयोगी शिक्षा होती है ना वो इसमें दी जाती है। विकल्प 2 सही है, प्रश्न संख्या 3, यानी कि जो भविष्य में काम आने वाली ऐसी शिक्षा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 4 पर। कौन सी विधि सबसे प्राथमिक भाषा उपागम कहलाती है? शानदार प्रश्न मित्रों। प्रश्न को घुमाया हुआ है थोड़ा बहुत। सबसे प्राथमिक भाषा उपागम समझ जाओगे तो बिल्कुल सही करोगे 100%, वरना 0% है। व्यतिरेक विधि तो तुलनात्मक हुई, दो भाषाओं के मध्य तुलना की जाती है, वो व्यतिरेक हुई। व्याकरण अनुवाद विधि नहीं होगी यहाँ पे। ध्वन्यात्मक विधि हो सकती है। आप कहोगे कि भाई सबसे प्राथमिक पूछा है सर विधि, तो सबसे पहले तो बालक ध्वनि का करेगा, लेकिन आपको बता दूं ध्वनियों का भी वो क्या करता है, अनुकरण ही तो करता है भाई। और दूसरी चीज मैंने अभी अभी पहले प्रश्न में क्या बताया, भाषा उपागम, भाषा सीखने के उपागम है वो क्या क्या, जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। वो अनुकरण यही तो है भाई, है ना, सीधी सी बात है। तो जिसने कर दिया बिल्कुल करेगा, वरना ये गलत करेगा, दूसरा विकल्प करना। तो पहला विकल्प सही उत्तर है प्रश्न संख्या 4 में। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 5 पे मित्रों। किसका कथन है कि बालकों को कम से कम बताया जाए और जितना अधिक संभव हो उनको खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए? अच्छी डेफिनेशन आई है, अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा मैं इसको, शानदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बिल्कुल आने के चांसेज है। किसने कहा कि बालकों को कम से कम तो बताया जाए, यानी कि पाठ्यपुस्तक से सैद्धांतिक ज्ञान देते हैं वो तो बहुत कम दो, और जितना अधिक संभव हो उसको खोजने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। खोजने के लिए मतलब कौन सी विधि है, खोज विधि है ना भाई, अनुसंधान है ना, ह्यूरिस्टिक विधि है ना, है ना, खोज विधि है ना भाई, अन्वेषण विधि है, ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई खोज का तो ये प्रतिपादकता है हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग, इसका मतलब इसी ने कहा होगा। ये मैंने जानबूझकर ऑप्शन बनाया, ऐसे आते हैं, ठीक है। डीवी और किलपेट्रिक इनका तो प्रोजेक्ट से संबंधित है, ये दो तो आएंगे नहीं। यहाँ पे आ जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने ये कथन दिया था कि बालकों को कम से कम बताया जाए और जितना अधिक संभव हो उनको खोजने के लिए प्रोत्साहित करें, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 5 में। बाकी आर्मस्ट्रांग इसके प्रतिपादक माने जाते हैं खोज विधि के, इनमें कंफ्यूजन मत होना। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है मित्रों? पाठ में चित्र देते हैं उनका क्या उद्देश्य है? चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। चित्र देने का प्रचलन होता तो फिर मतलब प्राथमिक पे ज़्यादा देते हैं, माध्यमिक पे कम, ऐसा थोड़े ना होता भाई, है ना। तो ये तो गलत है, प्रचलन नहीं है। चित्र से पाठ की शोभा बढ़ती है, तो पाठ की शोभा बढ़ा के थोड़े ना करना है, यहाँ पे तो पाठ को समझना है। पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनेगी तो उससे क्या फायदा होगा, आकर्षक बनने से चित्र क्या होंगे, अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। मूर्त को तो समझ जाते हैं, अमूर्त संकल्पना जैसे किसी ने ताजमहल वास्तविक में नहीं देखा है, ठीक है, तो उसका ताजमहल का चित्र लेके आ गए भाई, है ना, तो वो अपने सामने क्या है, वो अमूर्त चीज़ है ना, उसको फिर हम समझ सकते हैं कि ये चीज़ है, ठीक है। विकल्प 1 सही है प्रश्न संख्या 6 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 में दोस्तों। प्रश्न संख्या 7 क्या है साथियों? जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की जरूरतों से जुड़ी हो तो, जब भाषा सीखने की जो प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की जरूरत से जुड़ी हो तो क्या होता है? भाषा सीखना सार्थक होता है, भाषा सीखना निरर्थक होता है, भाषा सीखना कठिन हो जाता है, बच्चों को विशुद्ध मनोरंजन की प्राप्ति होती है। देखो भाषा सीखना कठिन और निरर्थक नहीं होगा। जब दैनिक जीवन की जरूरतों से भाषा सीखना जुड़ा है, इसका मतलब वो या तो सार्थक होगा, विशुद्ध मनोरंजन, तो बिल्कुल क्या है, सीखना सार्थक होता है। ऐसी शिक्षा जो जीवन में काम आए, जीवन उपयोगी हो, भाषा सीखना सार्थक होता है, वहाँ विशुद्ध मनोरंजन का उद्देश्य नहीं होता। इसका पहला विकल्प सही है प्रश्न संख्या 7 में। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 8 पे दोस्तों। प्रश्न संख्या 8 है, कक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। अच्छा प्रश्न है। कक्षा में आप जो सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षक के रूप में करते हो तो फिर किस चीज़ के लिए? साध्य के रूप में, साधन के, मनोरंजन या ध्यान भटकाना। ध्यान भटकाना ये नेगेटिव हो जाएगा, मनोरंजन के लिए भी नहीं कर सकती क्योंकि खर्चीली विधि भी होती है, खर्चीली भी होती है सहायक सामग्री। अब साध्य या साधन, साध्य तो होता है जो अपने उद्देश्य होता है, तो उद्देश्य को तो प्राप्त करेंगे, लेकिन किससे? तो जैसे शिक्षण विधि है या श्रव्य दृश्य सामग्री है ना, वो क्या एक प्रकार के साधन है भाई, शिक्षण विधि भी साधन ही होती है साध्य को प्राप्त करने के लिए।
तो दूसरा विकल्प सही उत्तर है प्रश्न संख्या 8 में। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 देखो, बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। लेखन कौशल के संबंध में यह कथन किसका है? लेखन कौशल का महत्व बताया भाई कि बोलना है वो तो मनुष्य को पूर्णता तक ही पहुंचाता है, लेकिन लिखना है ना आदमी को परम शुद्ध बना देता है। ये भाई किसने कहा? अरस्तु, बैंकन, शेक्सपियर, रायबर्न। इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों बैंकन, है ना। बैंकन ने यह कथन कहा था। विकल्प 2 सही उत्तर है प्रश्न संख्या 9 में। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 10 पे मित्रों। निम्न में से कौन सी विधि अपेक्षाकृत व्यय साध्य मानी जाती है? अच्छा प्रश्न है। अपेक्षाकृत यानी बाकी की तुलना में व्यय साध्य ज्यादा मानी जाती है, यानी ज्यादा खर्चीली। सैनिक विधि, संश्लेषण विधि, अभिकर्मित अनुदेशन या भाषा शिक्षण यंत्र विधि। सैनिक विधि या फिर संश्लेषण विधि या अभिकर्मित अनुदेशन विधि, इन तीनों के अंदर ज्यादा शिक्षण सामग्री कोई भी यूज नहीं करनी पड़ती है। भाषा शिक्षण यंत्र विधि, नाम ही आ गया शिक्षण यंत्र, शिक्षण के यंत्र। इसमें अगर पूछे कौन सी चीज नहीं होती, ऑप्शन में मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन नहीं होगी, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपको बता दूं, एक तो माइक्रोफोन भी काम आता है, संगणक होता है इसमें ग्रामोफोन भी होता है, इसमें लिंगुआ फोन भी आता है, ठीक है। ऐसे कीमती ऐसे महंगे जो होते हैं उपकरण वो उसमें खरीदे जाते हैं भाषा शिक्षण यंत्र विधि में। मित्रों याद रखना, मुख्य उद्देश्य क्या है? उच्चारण को शुद्ध करना। यानी कि इन चीज़ों में जैसे ये रिकॉर्डिंग करने के लिए काम आते हैं ना, तो इनमें क्या है, पहले आवाज़ पढ़ते हैं, फिर मतलब कहाँ शुद्ध की उसको सुधारते हैं। भाषा शिक्षण यंत्र विधि ये होती है जो अपेक्षाकृत व्यय साध्य होते हैं। अपने भारत जैसे देश के लिए ये महत्वपूर्ण ज़्यादा नहीं होती है। चौथा विकल्प सही होगा प्रश्न संख्या 10 में। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 11 पे मित्रों। शानदार प्रश्न है ये, थोड़ा सा देखो ये रहा प्रश्न 11वां। इसमें थोड़ा सा तीसरे और चौथे के बीच यहाँ पे गैप आ रखा है, ठीक है। चोम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? चोम्स्की, नोआम चोम्स्की भाषाविद थे। इनका कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, गलत। इन्होंने तो कहा बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, कहा था इन्होंने। भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है, नहीं होती, ये भी नहीं। बच्चों व्याकरण सीखना जरूरी, ये भी नहीं कहा। व्याकरण सिखाना कक्षा 6 से रायबर्न ने कहा था, ठीक है। तो बच्चों में भाषा सिखाने की क्षमताएं जन्मजात क्षमता होती है, बिल्कुल सही, ये कहा था चोम्स्की। चोम्स्की ने एक दिया था LAD थ्योरी, लैंग्वेज एक्विजिज्म, लैंग्वेज एल का, ए का एक्विजिज्म और डी का क्या हो जाएगा आपके डिवाइस, ठीक है। लैंग्वेज एक्विजिज्म डिवाइस यानी कि भाषा अधिग्रहण उपकरण। चोम्स्की का मानना है कि बालक जब जन्मता है ना, तभी उसके साथ एक भाषा अधिग्रहण करने का उपकरण होता है, एक डिवाइस होता है, उसमें जन्मजात क्षमता होती है। तीसरा विकल्प सही उत्तर रहेगा प्रश्न संख्या 11 में। वेरी मोस्ट है ये LAD वगैरह, ठीक है। ये आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे ऐसे प्रश्न। प्रश्न संख्या 12 में चलेंगे। पढ़ने में बाधा नहीं है। पढ़ने में कौन सी बाधा नहीं है? पहली बात बता दूं, पढ़ना कहते किसे हैं? पढ़ना कौशल। जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं ना उसके साथ उसका अर्थ ग्रहण करना फिर पूरा पढ़ना कहलाता है। ऐसे नहीं कि पढ़ लिया बस पढ़ना, नहीं, साथ में अर्थ ग्रहण करना भी कहलाता है। तो सटीकता पर ही जोर देना, ही नेगेटिव आ गया, ही नेगेटिव आ गया, ही नेगेटिव, तीनों को हटा सकते हैं। केवल उच्चारण पर ही जोर देते रहना गलत, उच्चारण पर जोर देना पढ़ना थोड़ी। सारे नियम पहले ही बता देंगे तो फिर तो पढ़ने का कुछ मतलब ही नहीं निकला। सटीकता पर केवल सटीकता पर जोर देना ये भी नहीं होगा। जो भी चीज़ है लिखी हुई उसका क्या निकालेंगे अर्थ, ये मैंने पहले ही कह दिया, ठीक है। तो विकल्प 1 सही है प्रश्न संख्या 12 में। आगे चलेंगे मित्रों प्रश्न संख्या 13 पर। सभी छात्रों में सीखने की क्षमता होती है। अब देखो सभी छात्रों में सीखने की क्षमता कैसी होती है? अच्छा प्रश्न है, बनाने वाले ने बढ़िया प्रश्न बनाया है। ये CTET में एक बार आ चुका है लेवल 2 में भाई, ठीक है। देखो क्या है, सभी छात्रों में सीखने की क्षमता एक समान, भिन्न भिन्न, उक्त दोनों कोई नहीं। तो आपको बता दूं सभी छात्रों में सीखने की क्षमता एक समान नहीं होगी, तो उक्त दोनों नहीं, ये भी नहीं, यानी भिन्न भिन्न होती है भाई। सभी छात्रों में सीखने की क्षमता भिन्न भिन्न होते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, एक शिक्षक को बालक की वैयक्तिक विभिन्नताओं या वैयक्तिक भिन्नताओं का ध्यान रखना होना आवश्यक है, ठीक है। तो दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 13 में। आगे चलेंगे मित्रों प्रश्न संख्या 14 पर। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है दोस्तों? अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा कथन उचित है भाषा के बारे में, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा लिखित ही होती है तो ही नेगेटिव है। भाषा मुख्य रूप से तो मौखिक होती है तो ना, तो ये विकल्प हटेगा।
भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है? नहीं, भाषा व्याकरण की बात नहीं आती, भाषा पहले आएगी, ये व्याकरण इसका अनुसरण करेगा, क्योंकि 1 से 5 में भाषा का ज्ञान दिया जाता है, फिर 6 से 8 में व्याकरण आएगा। तो ये भी उल्टा हो गया कथन। भाषा और बोली में कोई भी संबंध नहीं होता है? नहीं, कैसे नहीं होता, भाषा और बोली में तो संबंध होता है, तो ये भी गलत। दूसरा विकल्प सही रहेगा यहाँ पे। भाषा नियमबद्ध व्यवस्था होती है, बिल्कुल भाषा में नियम होते हैं ना, तो दूसरा विकल्प आपके सही उत्तर है प्रश्न संख्या 14 में। आगे चल देंगे प्रश्न संख्या 15 पे दोस्तों। मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अच्छा प्रश्न है मित्रों। मौन वाचन जो लिखित सामग्री है ना मित्रों, प्रश्न संख्या 15 की बात है, जो मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, कौन सा नहीं है? जो लिखित चीज होती है उसे मन ही मन में पढ़ना बिना कोई आवाज के, तो मनन शक्ति का विकास भी होगा इससे, तार्किक योग्यता का भी विकास होगा, चिंतन का होगा, विश्लेषण क्षमता होगी ना, तो ये उपयुक्त सभी उद्देश्य नहीं है। तो ये तो है भाई, पहला दूसरा तो है, तो ये भी चौथा नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो झिझक और संकोच दूर करना, ये मुख्य रूप से उद्देश्य है मित्रों शेषवर वाचन का। ठीक है, शेषवर वाचन का मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है? झिझक व संकोच दूर करना। तीसरा विकल्प यहाँ सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 16 में मित्रों। भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य। अच्छा प्रश्न है। भाषाई जो तत्व होते हैं या विषय वस्तु है उनका सामान्य ज्ञान प्राप्त करना ये प्रमुख उद्देश्य किस चीज का है? तो गद्य शिक्षण, कहानी शिक्षण, निबंध शिक्षण का या कविता शिक्षण का? ये है मित्रों गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, कहानी शिक्षण का क्या है? कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता जो है ना, रचना या सृजनात्मकता शक्ति, उसको विकसित करना, सृजन, ठीक है, वो विकसित होती है। निबंध शिक्षण में तो क्या है कि जो विचारों की अभिव्यक्ति है ना, वो इसका मुख्य उद्देश्य है भाई, विचारों की अभिव्यक्ति अच्छे से करना। और कविता शिक्षण की बात करूं मित्रों, इसका हो जाता है रस की अनुभूति, रसानुभूति और भावानुभूति अगर आ जाए तो ये कविता शिक्षण के। तो एक नहीं 4 कीमती प्रश्न तैयार हुए, मुख्य तैयार हुए ना, इनमें से एक प्रश्न डेफिनेटली आएगा भाई साहब, 100% इनमें से एक प्रश्न आएगा। प्रश्न संख्या 16 में विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 17 पर। कविता शिक्षण का पाठ रूप नहीं है। कविता शिक्षण का कौन सा पाठ रूप नहीं है दोस्तों? कविता शिक्षण के पाठ रूप है टोटल 4, कौन सा नहीं है? कौशल पाठ है बिल्कुल कविता शिक्षण। काव्य शिक्षण में जब शेषवर वाचन करेंगे तो हाव भाव भंगिमा का प्रदर्शन करेंगे तो कौशल पाठ हो जाएगा। सरल कविताओं से आनंद आता है, रस पाठ भी इसमें हो जाता है। उपयोजन, पुरानी कविता के आधार नवीन कविता को समझेंगे पढ़ेंगे तो ये उपयोजन होता है, दोनों में योजन हो जाता है, जुड़ जाता है ना। जबकि रचना नाम से आपको लग रहा है होता है, लेकिन ये रचना पाठ इसका नहीं होता। इसका एक तीसरा पाठ होता है मित्रों बोध पाठ, जिसमें जो कठिन सरल कविताएं तो रस पाठ में आ जाती है, जिनको पढ़ पढ़ के आनंद लिया जाता है। बोध पाठ में आएगी मित्रों कठिन कविताएं, ठीक है, जिनको बोध किया जाता है, जिनका अर्थ समझा जाता है। ठीक है, तो तीसरा विकल्प आपका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 17 में। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 18 में दोस्तों। प्रश्न संख्या 18 ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? भाषिक क्षमता के आकलन का जब भी मैंने बता दिया, पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, सबसे उचित तरीका एक ही होता है, वहाँ पे विचारों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो संज्ञा के 2 उदाहरण दीजिए। अब वहाँ पे तो क्या है कि वो जो भी उच्चारण है बस दे देगा ना, तो ये थोड़ी ना होगा। संज्ञा को परिभाषित जो भी परिभाषा है जो की जो दे देगी। विशेषण कितने प्रकार होते हैं भाई? 4 होते हैं, जो का त्यों वो दे दिया। बादल शब्द, आसमान शब्द, चिड़िया शब्द, बच्चे शब्द, ये संज्ञा शब्द है ना, इनका प्रयोग करते हुए कहानी लिखो। उसमें क्या हो जाएगा? उसमें वो सर्जन करेगा, उसमें कल्पना करेगा और उसमें विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति भी होगी। तो ये भाषा क्षमता का आकलन हो जाएगा। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 18 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 के लिए। क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र है। क्रियात्मक अनुसंधान में सबसे पहले काम किया स्टीफन एम कोरे ने, यह शब्द दिया कोलियर ने, याद रखना। इसका क्षेत्र मैं जो बता रहा हूँ बस वो रिकॉर्ड अपने मस्तिष्क में ग्रहण करते रहना, क्योंकि लिखने की इतनी स्क्रीन नहीं है बड़ी, ठीक है। कोलियर ने सबसे पहले शब्द का प्रयोग प्रतिपादन किया था, जबकि इस पे प्रयोग किसने किया? स्टीफन एम कोरे ने, ठीक है। कक्षा ये विद्यालय तक सीमित है ना, विद्यालय संबंधित। तो कक्षा शिक्षण विधि में सुधार होगा, बिल्कुल होगा भाई। इसमें छात्र स्कूल से भाग जाते हैं, अनुपस्थित आदि समस्याओं का समाधान करेंगे, बिल्कुल करेंगे। छात्रों ने चोरी कर लिया, गृह कार्य नहीं करेंगे, तो ये भी करेंगे। यानी छात्र, शिक्षक, कक्षा और विद्यालय के अंतर्गत जो भी आते हैं इन सब का इसमें अध्ययन किया जाता है। उपयुक्त सभी यहाँ पर सही होगा। चौथा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 19 में। आगे चलेंगे आज के अंतिम प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 20 है और शानदार प्रश्न है मित्रों। वाचन करते समय जब भी पढ़ते हैं ना, पढ़ना कौशल, 3 प्रश्न बनेंगे। पुस्तक की साथ में होने चाहिए बाएं हाथ में, पहला प्रश्न। कोहनी से कितने डिग्री का कोण बनाते हुए आंखों से कितने फीट की दूरी पर? तो 1 फीट की दूरी पर, ये एक और प्रश्न बन गया दूसरा ना।
तीसरा प्रश्न बनेगा कि कोहनी में कितनी डिग्री कोण होना चाहिए भाई, बाएं हाथ में तो ना 40 डिग्री, 45 डिग्री, 55 या 75। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले 1-2 बार ला चुका हूँ। दूसरा प्रश्न सही रहेगा, वापस रिवाइज होना जरूरी है ना, वरना सब गोलमाल भूल जाओगे। प्रश्न संख्या 20 में आपके दूसरा विकल्प सही है। तो दोस्तों ये थे हिंदी शिक्षण विधियों के आपके अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 20 में से आपका कितना स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, और जो मैंने प्रश्न पूछा वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।